अब मैं मुख्य अतिथि महोदय और महाविद्यालय के प्राचार्य जिसे आग्रह करता हूँ कि वे मंच के बाईं ओर स्थित शिवावतारी श्री गुरु गोरखनाथ महाराज जी, भारत माता और माँ सरस्वती को पुष्पांजलि अर्पित करें और सभी विद्यार्थी अपनी जगह पे बैठ जाएं। मंच की दाईं तरफ महेश महाविद्यालय और महाप्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हमारे मुख्य अतिथि मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं महाविद्यालय की छात्राओं को सरस्वती वंदना और स्वागत गीत के लिए आमंत्रित करता हूँ। महाविद्यालय की छात्रा सरस्वती सारी गई।
आगे बढ़ाते हुए लेकर के चलते हैं। जैसा कि हम प्रतिवर्ष यह महाविद्यालय की परंपरा रही है कि इस महाविद्यालय के संस्थापक महंत श्री दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत राष्ट्रसंत महंत अवैधनाथ जी महाराज की पावन स्मृति में प्रतिवर्ष हम एक सप्ताह का साप्ताहिक व्याख्यानमाला करवाते रहे हैं और इसमें समसामयिक विषयों पर बाहर के मुख्य अतिथियों को, वक्ताओं को, जो अपने क्षेत्र के विशेष विद्वान होते हैं, उनको हम आमंत्रित करते रहते हैं और उनके व्याख्यान से हमारे विद्यार्थी और हम शिक्षक अवगत होते रहे हैं। आज इसी क्रम में यह जो व्याख्यानमाला 22 अगस्त से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त हो रही है, इसके आज तीसरे दिन आज हमारे बीच सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल A.K. चतुर्वेदी जी उपलब्ध हैं। आपने 1974 में सेना में कमीशन प्राप्त किया और भारतीय थल सेना में आपने अपनी सेवा प्रारंभ की। आपने अपने कमीशन के दौरान कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे से B.Tech की डिग्री हासिल की। इसके पश्चात आपने IIT चेन्नई से M.Tech की डिग्री प्राप्त की और उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से आपने मास्टर्स इन मैनेजमेंट में उपाधि प्राप्त की। मद्रास विश्वविद्यालय से आपने M.Phil किया और शंघाई से रोबिंग कोचिंग में आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इटली से आपने स्नातकोत्तर की उपाधि रोइंग कोचिंग में प्राप्त की। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च नई दिल्ली से आपने ट्रेड इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूप में आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से आपने ट्रेंड स्कूबा डाइवर और ट्रेंड माउंटेनियर का भी प्रशिक्षण लिया। 38 वर्षों तक सेना में कार्य करने का आपका लंबा अनुभव रहा है। आपने अपने कार्य के दौरान विभिन्न पदों को सुशोभित किया है, जिसमें आपने सेना में गैरिसन इंजीनियर रेजिमेंट के कमान अधिकारी के रूप में, इंजीनियर ट्रेनिंग सेंटर के कमान अधिकारी के रूप में, चीफ इंजीनियर ऑफ कमान थिएटर आदि विभिन्न पदों को सुशोभित किया है। इसके अलावा आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर के रूप में, ट्राई सर्विसेज के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के रूप में, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में सहायक प्रोफेसर के रूप में, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आज मैं जिस मुख्य अतिथि को संबोधित कर रहा हूँ, ये सिर्फ सेना के ही अधिकारी और सेना के नेतृत्व इन्होंने नहीं संभाला, एक खेल के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिए हैं। खेल के क्षेत्र में आप राष्ट्रीय स्तर के रोइंग चैंपियन भी रहे हैं। आपने विश्व रोइंग चैंपियन में भारत का नेतृत्व भी किया। बाद में आप रोइंग के राष्ट्रीय कोच भी बने और आपके नेतृत्व में भारत ने एशियन रोइंग चैंपियनशिप का खिताब भी प्राप्त किया। सेना से सेवानिवृत्त होने के पश्चात आपने राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जल सुरक्षा, आपदा प्रबंधन जैसे अनेक ज्वलंत मुद्दों पर अपने कई पुस्तकें लिखी हैं और शोध पत्र भी अनेकों शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। और हमें सौभाग्य प्राप्त है कि जब कभी भी हमको फुर्सत मिलता है, इनके व्याख्यान और इनके शोध पत्र समय समय में पढ़ता रहता हूँ। 2020 में आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग की तरफ से राष्ट्रीय अटल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप इसके अलावा आप भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि वक्ता के रूप में भी अपनी सेवाएं देते रहे हैं। आप कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की में मुख्य निदेशक भी रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाओं के लिए एक बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक बार आर्मी कमांडर, सेंट्रल आर्मी और 2 बार राष्ट्रपति द्वारा भी आपको पुरस्कृत किया जा चुका है। वर्तमान समय में आप स्ट्राइक, जो कि एक शोध संस्था के रूप में कार्य करती है, उसके उपाध्यक्ष भी हैं और अभी अद्यतन 22 अगस्त को
आपकी एक पुस्तक 19 अगस्त को आपकी एक पुस्तक जियो पॉलिटिक्स ऑफ वाटर इन साउथ एशिया चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी प्रकाशित हुई है, जिसकी सॉफ्ट कॉपी भी हमें प्राप्त हुई है। और ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति को पाकर आज हमारा महाविद्यालय अतिशय उल्लासित है, हर्षित है। और इसी क्रम में मैं अपने महाविद्यालय के उप प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे मुख्य अतिथि का उत्तरीय और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनको सम्मानित करें। माननीय उप प्राचार्य। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एकल गीत के लिए महाविद्यालय की छात्रा को आमंत्रित करता हूँ। एकल गीत। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समय की पाबंदियों को देखते हुए सीधे
मेजर जनरल चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और जो है कि अपना उद्बोधन देकर हम सभी लोगों को ज्ञान प्रदान करें, हम लोगों को बातें प्रदान करें। चतुर्वेदी सर। मेरी आवाज अंदर सुनाई दे रही है? मेरी आवाज अंदर सुनाई दे रही है? आखिरी में जो बच्चे बैठे हैं वो थोड़ा हाथ ऊपर करें। हाँ, माननीय श्री रमाकांत दुबे, डॉक्टर चौधरी, सभी अध्यापक और प्यारे साथी, सर्वप्रथम मैं माननीय दुबे का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरा परिचय इतने विस्तार में दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं आज भी सिर्फ छात्र हूँ और जीवन के संघर्ष में जब तक चलूँगा तब तक हर दिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हर दिन हर किसी से हर जगह सीखने को मिलता है। तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रयास यही होना चाहिए कि एक एक्सप्लोरेशन की एक स्पिरिट होनी तो है ना कि जिन खोजा जिन पाइया गहरे खाने। तो जितना आप खोजोगे उतना अपने आप के बारे में जानोगे। तो जीवन की में सबसे जरूरी चीज है अपने आप को जानना, वो एक बहुत आवश्यक है। दूसरा, आज का जो विषय है, सबसे पहले नेता है कौन, लीडर है कौन। तो इसमें अगर आप संस्कृत में देखें, नेत्र शब्द आंख, जो नेत्र से ही नेता बनता है। नेता जी यही नहीं है वो पॉलिटिकल लीडर वाले हैं, हाथ जोड़ करके आप सब माला पहन के घूम रहे हैं, वो नेता नहीं। नेता किसी भी क्षेत्र में जो अग्रणी, जो लोगों को रास्ता दिखाता है, और तभी दिखाएगा जब आंखें खुली होंगी। बंद आंखों से तो 8 रुपये बावनों साथ दिए, जैसे पहाड़ में कितना 8 रुपये बावनों साथ दिए करके कि खुद तो पंडित जी डूब ही रहे हैं अपने साथ, उनके पीछे चलना उनको भी डूबेंगे। तो ये नेत्र शब्द बहुत आवश्यक है कि हमको जानना चाहिए। नेता आप लोग एक ऐसे विद्यालय के, महाविद्यालय के सदस्य हो जो महाराणा प्रताप के नाम से, जिनके बारे में इतिहास में बहुत सारी कहानियां हैं। ज्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं कि राजा थे जो हल्दी घाटी की लड़ाई में उनका एक बड़ा क्षेत्र था और उन्होंने मुगलों से समझौता नहीं किया। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद जब वो हार गए तो जंगल में रहने लगे। आज की रोटी खाई, आज की रोटी को खिला गए, बिल्ला खा के चला गया, उन्होंने मुगलों से समझौता किया। यही कहानी आप लोगों को कितने वर्षों से चली। लेकिन सर इससे परे वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने हार नहीं। तो किसी भी नेता के लिए सबसे जरूरी है अपने क्षेत्र में कभी हार नहीं। दूसरा, निष्ठा उनकी बेशक मौजूद। इसलिए जब हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद उनकी जनता ने उनका साथ छोड़ा, क्योंकि वो जनता अपने लोगों से क्यों आगे हम लोग देखेंगे। यही वैल्यू जो सिस्टम बेस्ड लीडरशिप है उसका एसेंस है। तो जनता के साथ जुड़े, कभी भामा सामने अपनी खोल दी, किसानों ने अपने अनाज खोल दी, और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जो बैटल ऑफ जगर हुआ उसमें मुगलों को पूरी तरह परास्त किया। जीवन के अंत तक उन्होंने जो साम्राज्य खोया था पूरा चित्तौड़ को छोड़ दिया और अकबर बादशाह ने कहा कहीं सब लड़ने की ये चरित्र का एक
तो मैं ये 4 कंपैरिजन देखूँ। श्री राम और रावण के बीच कौन अच्छा नेता था, श्री कृष्ण और भीष्म, ये कॉन्टेम्परेरी लोगों की बातें मैं कर रहा हूँ। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और मानेकशॉ वर्सेस अलेक्जेंडर, ये 2 मिलिट्री लीडर्स थे, तो इनका एक कंपैरिजन। अगर आप इनमें बात करो तो श्री राम की शक्ति क्या थी? वो अवध के राजा थे। जब उनकी धर्मपत्नी को अपन भाग के ले गया तो चाहते तो अपनी सेना को बुला सकते थे अवध से। भाई को बोलते भरत अपनी सेना दे दो, जरा इसको गुंडागर्दी की, इसको जरा सबक सिखाते हैं। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं। उन्होंने क्या किया? वो अपने काम, क्योंकि वो एक एथिक्स से बने, वह चुनता है, राज्य से भी मदद की। उन्होंने अपने आप में कुछ, उन्होंने उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जो उसके पहले अनुभव। आज हम उनको एक वैसी कॉन्सेप्ट है कि वो बंदर के हाल होते, वो वानर, वो आपके ट्राई करते हैं, उनकी सेना बना के उन्होंने समुद्र पार लिया, कोई रास्ता नहीं था। तो उनकी जो इंजीनियर से इंटेलेक्चुअल इक्विटी थी कि उन्होंने वो जो बोरल पत्थर होता है वो पानी में तैरता है, तो उन्होंने ऐसे राइट मैन फॉर द राइट जॉब नल और नीड को ढूंढा, जिन्होंने कहा ये पत्थर तैरता है, इससे हम बना सकते हैं। उन्होंने इंटेलिजेंस का सिस्टम किया कि हनुमान जी गए, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की, जिससे कि पहले आग लगा दी लंका में। तो जितने लंका के असुर थे, मैं एक तो धार्मिक बातों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ इन कैरेक्टर्स को सिर्फ ढूंढना है कि इसमें लीडरशिप है। और उन्होंने साइकोलॉजिकली डाउन कर दिया, इतना डाउन कर दिया कि सेना में भगदड़ मच गई। विभीषण अपने भाई का साथ छोड़ के इनके साथ आ गया। दूसरा भाई कहता तुमने बहुत गलती कर दी थी, उसको भगा दिया। तो आपस में उसमें देखो लीडरशिप के गुण। रावण ने होते, रावण बहुत बलशाली। अब आप लोग साइंस के छात्र हो, आपको मालूम है 10 दिन तो हो ही नहीं सकते, लेकिन वो 10 भुजाएं थी उसकी। 10 भुजाएं होंगी तो कैसे उसको इस तरह से बायोलॉजिकली कैसा भी नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसके 10 के बराबर ताकत थी और 10 आदमियों के बराबर उसका दिमाग, लेकिन उसके पास एक गुण नहीं जो लीडर का गुण है, जमीन से जुड़ा, उसमें अहंकार है। तो इन दोनों में कौन? श्री राम का नेतृत्व रावण के मुकाबले बेहतर, जो अपने घर में उसकी अपनी हरपत्नी उसके खिलाफ होने लगी। मंदोदरी ने उसको सिखाया क्या गलती कर रहे हो, इसको अनएथिकल काम कर रहे हो। इसी तरह श्री कृष्ण और भीष्म बहुत बलशाली, मतलब इसको कहा आज की भाषा में है तो किसी की लड़की को अरे तो भाई गुंडागर्दी का काम है। हम लोग उनको बहुत महान मानते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन इथिक्स पे नहीं। श्री कृष्ण का जो सबसे बड़ा गुण था वो था विजन, बहुत दूर तक। उन्होंने देखा कि महाभारत के युद्ध के पहले कौरवों के साथ कौन कौन राजा आएंगे और उनको एक एक करके मरवाया। चाहे शिशुपाल हो, उनको भड़का के मरवाया, चाहे इतिहास उनको मालूम था, या कीचक हो, उनको या इससे भी आगे चले। इस तरह से उन्होंने से उसके जो कर्ण से उसके क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे सेना में जो दैत्य हैं वो रात की लड़ाई में तेज है। उनको खगोल के बारे में मालूम था कि आज सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो अगर जरासंध की गर्दन उस वक्त काटी जाएगी जिस वक्त वो होगा सूर्य ग्रहण, तो निकलेगा नहीं। तो ये सब चीजें जो है एक विषय का श्री कृष्ण उदाहरण है। तो ये इनमें अभिषेक है। श्री कृष्ण एक अच्छे लीडर था। महात्मा गांधी ने एक देश को उस वक्त एक विजन, हालांकि 1857 में भी लड़ाई हुई,
की आज़ादी की लड़ाई हुई, लेकिन हम लोग उसमें सफल नहीं हुए क्योंकि हमें हमारे सिख और गुरखा हमारे खिलाफ हो, वो अंग्रेजों का साथ। देश पे इस पे काबू किसने किया था अंग्रेजों ने? कैसे? हमारे लोगों से। 1857 में बैटल ऑफ प्लासी में सिर्फ 55 अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बहुत 20,000, लेकिन उसने अपने हिंदुस्तानियों को ही काबू में कर लिया। वीर जाफर ने उसका साथ। तो जो महात्मा गांधी जब आए सीट पे तो उनको दिखा कि ये सब लोग जो हैं जब तक छूट नहीं होंगे हम लड़ाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे कि देश की फायदे, असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो, इससे क्या हुआ? देश एक साथ जीतना गया। छोटी छोटी लड़ाइयाँ, क्योंकि आपको दुश्मन मानना है तो आपको क्या होगा? वो आपको डिफिनिटली डिटेल कर रहा है, उसकी ताकत आपसे ज्यादा है। अगर हमारे पास एक लाइन वो इतनी लंबी हो, इससे बड़ी लाइन तो उसके बड़ी लाइन लानी पड़ेगी, बड़ी लाइन का बहुत लंबी भारतवर्ष की। तो ये क्या नेतृत्व हमारा जिन्ना ने क्या किया? उसने एक वर्ग को अलग किया। भाई हमारे साथ अन्याय होगा, उसने भी लोगों को किया, लेकिन फिक्र काम नहीं। उसने देश सभ्यता को, जो कि इसको कहते हैं इंक्लूसिव, समावेशी सभ्यता थी, उसने उसका बहुत है। पाकिस्तान कहाँ है? जो सबका देखा था पाकिस्तान वाला कहाँ है? महात्मा गांधी ने, मैं बता रहा हूँ इसके, मैं एक आपको अभी मैंने 71 की लड़ाई में उन्होंने अप्रैल के महीने में इंदिरा जी को बताया कि हम लड़ाई के लिए तैयार। इंदिरा जी इतनी पावरफुल प्रधानमंत्री थी कि आज के मोदी जी ने ना सुनने की आदत नहीं। तो बता अनिक शौरी ने कहा आप चाहें तो मैं इस्तीफा लेके जा सकता हूँ। उनका नहीं, कब तैयार हो? उन्होंने कहा कुछ बरसात आ रही है, बरसात में बांग्लादेश में नदियाँ बन जाएंगी, मुश्किल होगी, हथियार की थोड़ी कमी वो भी आ जाएगा। हम नवंबर दिसंबर में दिसंबर में पहली बार 62 की लड़ाई में हम लोगों ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। 65 की लड़ाई में हमारे पास एमिनिशन कम हो गया, लेकिन 71 की लड़ाई में तीनों सेनाओं ने मिलकर कराची पे रेड हो, बांग्लादेश का नेवल ब्लॉकेड हो, या उसके बाद एयरफोर्स ने जिस तरह से बांग्लादेश की लड़ाई में ईस्ट पाकिस्तान के एयरफोर्स को पूरी तरह से नाबूद कर दिया, या एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो तीनों ने मिल गई। अलेक्जेंडर जब तक तो दुश्मन कमजोर थे वो आगे बढ़ता रहा। जब हिंदुस्तान में पहली बार उसका मुकाबला पोरस जैसे राजा से हुआ तो शिवसेना में विद्रोह होने लगा। इसका मतलब वो लीडर अपने लोगों को अपने साथ नहीं रख सकते। समझे इस बात? तो ये एक बहुत आवश्यक लीडर का गुण है कि आप लोगों को समझो, अपने लोग आपको उसको उसका आप लोग नेट ढूंढिएगा। अलेक्जेंडर की स्पीच है, जब उन्होंने विद्रोह किया तो उसने उनको भाषण 32 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई और उसको भारत से वापस। ये सब बकवास लोग कहते हैं जो उन्होंने बोला कि मैं एक राजा को राजा ट्रीट करना नहीं छोड़। अरे वो तो बहुत दरिंदा राजा था, रास्ते में जो राजा आया, जो सेना आई, उसने उसको खत्म कर दिया। ऐसा क्या गुरु से उसकी दोस्ती हो गई, ऐसा प्यार मोहब्बत क्या गया उसको छोड़ दे। अगर गुरु हारता तो लड़ाई खेल गई। बैटल हेडबस बड़ी मजेदार बैठती है जो लिटरेसी के छात्र को जानेंगे, लेकिन वो उसमें सबसे बड़ी चीज थी। पर तो अब मैं बताता हूँ कि इसमें भूल गए लीडर में सबसे जरूरी चीज फोकस। गांधी जी ने, श्री कृष्ण ने दिया फोकस। जहां पे आपको जाना है वहां ही पे जाना है, नादान न बात। दूसरा इथिक्स। एक हम लोग सोचते हैं कि थोड़ी चालबाजी से बेइज्जती से काम चल जाए, कभी नहीं चलता। एक कहावत है कि बहुत पहले हमने एक पिक्चर देखी थी, इधर के बैठे शायद लोगों ने देखी, शायद लोगों ने नहीं देखी, वो सिर्फ पुरानी पिक्चर, इसका नाम था ऊंचे लोग। अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान और राजकुमार अशोक कुमार को। फिरोज खान एक
का एक लड़की का डेथ हो, तो उसमें बड़ा तगड़ा डायलॉग, किस्सा चक्कर झूठे पहनता है, झूठ दुनिया का चक्कर क्या है, लेकिन झूठ वही का वहीं रहता है, सत्य एक कदम आगे चला। ठीक है, तो ये एथिक्स जो है हमको लगता है, हम अपने इसको कहते हैं, कई बार हम लोग अपने अंदर के जो फील्स हैं, अपने जो डर हैं, वो हमारे हम पे काबू पा लें, लेकिन आगे जी जैसा वो कहते हैं यू कर एक कर तो वो जो है इसमें एथिक्स बहुत जरूरी है। तीसरा विषय श्री कृष्ण का मैंने बताया, जैसे गिविंग अ कॉज, अगर लड़ाई में एक कॉज देना है, जैसे मिसेस गांधी ने, उन्होंने कहा था बांग्लादेश को आजाद करना है, एक बहुत बड़ी कॉज है, तो जब तक कॉज नहीं होगी लड़ाई में आप आगे कैसे आओगे। भारत की आजादी का जो असली सूत्रधारी कहाँ से हुई, 1929 में जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लगा पूर्ण स्वराज हमारा है, उसके पहले डोमिनियन की बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे, कोई नहीं, लेकिन जब हम और उसके लिए सबको साथ, अगर आप इनको साथ नहीं तो मैं आपको एक उदाहरण दूं, हैदर अली और टीपू सुल्तान, आपने नाम सुना है? हैदर अली बुजुर्ग आदमी था, बहुत तगड़ा सोल्जर नहीं था, टीपू सुल्तान अब उससे बेहतर नहीं था। मैं हिंदू उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मिलिट्री हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हैदर अली के मामले में साम्राज्य बढ़ता है। टीपू सुल्तान को सेकेंड बैटल उसकी हार हुई और उसको अपना राज्य भी देना पड़ा और अपना बच्चों को भी देना पड़ा। उनके 4 दुश्मन, निजाम, मराठा, अंग्रेज और फ्रेंच। हैदर अली ने उनको चारों को कभी एक साथ नहीं आया, उनको एक साथ नहीं आने दिया। टीपू सुल्तान ने कहा उन चारों को एक साथ लड़ाई में आप तभी जीत सकते हो जबकि आपके दुश्मन को आप डिवाइड, तो ये जो है, और अपनी टीम को अपने साथ। इसमें डगलस मैकार्थर एक बहुत बड़े अमेरिका के जनरल होंगे, इनका सबसे 2 फेमस करते हैं, एक बैटल ऑफ कराइटो जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिलीपींस में जिससे दोबारा कब्जा किया, दूसरा जो बहुत था वो था इंचॉन ने, कोरियन लड़ाई के दौरान उन्होंने इंचॉन में कैसे ले लिया, तो उन्होंने लीडरशिप के कुछ गुण, एक लीडर में सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए कॉन्फिडेंस। अगर कोई मेरे को मेरे चलो तो पीछे अपने आप आ जाएंगे, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस। दूसरा करेज, कभी कभी आपको बड़े सख्त निर्णय लेने पड़ते, निश्चय होकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, न्यायालय अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसी में कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष में कल्पान का कर्म है, शंकुटी की रचना है। तो ये अगर आप देखोगे तो लीडर को तब डिसीजन ये नहीं कि हाँ अरे यार कोई नहीं, अपना वो अपने क्षेत्र का है, अपने भाई का है, हमारी जात का है, थोड़ा तो वो भस्मासुर को आप पैदा कर रहे हो, आपके सर पे हाथ। तीसरा, लेकिन दया माया से एंड कंपैशन क्या है, इसको मैनेजमेंट इसको बोलते हैं, मुझे आपकी भावनाओं की कदर होनी चाहिए। अगर मैं कोई कम करूंगा इससे आपको नुकसान नहीं होगा, सामान्य बोलते सर्वे भवन सुविधा सर्वे संपूर्ण, ये एक हमारा गुण, सब की कल्पना हम करते हैं, सब लोग खुश हैं, सब लोग आबाद हैं, सब लोग निरोग हों, तो ये जो है कंपैशन बहुत आवश्यक है। चौथा, इंटेग्रिटी ऑफ इंटेंट, बोला था ना एथिक्स, जो अपना जो इसमें कभी भी चेंज हटना चाहिए, हमारे इंटेंट, हमारे इरादे नेक होने चाहिए, अपने आप को समझता है। अभी गुड लीडर के क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले सेल्फ, किसी भी लीडर में, पहले मैं लीडर उसको वेलफेयर के बाद आऊंगा।
सबसे पहले लीडर में जो होना चाहिए एक आत्मविश्वास होना। आप लोगों को याद होगा बाराक ओबामा ने जो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने भाषण दिया, उसमें एक शब्द था, एक फ्रेज था, इतना को पता नहीं याद है, उन्होंने कहा यस वी कैन। ये बोला था कि नहीं बोला था? कोई किसको याद है? कोई हाथ ऊपर करो जिसको याद हो कि बाराक ओबामा ने अपने जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने भाषण किया था एक्सेप्टेंस में, उन्होंने कहा था यस वी कैन। तो एक सेल्फ बिलीव है, हम लोग मिलकर ये काम कर सकते हैं। तो ये एक आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। दूसरा, उसमें लीडर में आगे को देखने की ताकत। एक कैनेडी ने एक बहुत अच्छी चीज बोली, उन्होंने क्या कहा था, मोस्ट पीपल सी थिंग्स द वे दे आर एंड आस्क व्हाई। कहने का मतलब है कोई चीज होती है, देखते हैं हाँ भाई क्यों हुआ ऐसा, आगे वो ऐड करते हैं I see things the way they should be and ask why not। अब देखिए इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क। Most people see things the way they are and ask why not। वो एक नेगेटिव है, अरे यार हो गया, क्यों हो गया है, किसने किया, छोड़ो यार, मारो बोल गया, क्या बकवास है, इसको ये आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, ये कर रहा है, ये पता नहीं कहाँ का एक महान आदमी आ गया जो अपना, तो अपने क्या समझते हो, रेडिया समझते हो, तो ये बकवास। लेकिन असली लीडर वो है जो दिखता है आगे क्या होगा और सोचता है कि इसको क्यों नहीं हो सकता। तो उससे क्यों नहीं से क्या निकलेगा, कैसे हो सकता, क्यों से क्या निकलेगा, कैसे, कहाँ, कब, कैसे, कहाँ, कब, 3 शब्दों के उत्तर आए, वो विजन। फोकस हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इस बारे में। एक टीम को जब एक लीडर बनाता है, टीम का एक फोकस होता है, टीम का एक फोकस होता है और एक फोकस होता है उसमें हर एक जो इंसान है उसका क्या है। अभी इतना बड़ा फंक्शन आपके कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया, किसी ने कुर्सियों का बंदोबस्त किया, किसी ने फोटोग्राफी का बंदोबस्त किया, किसी ने कल्चरल प्रोग्राम का बंदोबस्त किया, किसी ने ओवरऑल कोऑर्डिनेट किया। तो ये जो है हर एक का अपना रोल है। अगर मैं आपका काम करने लगूंगा तो मेरा काम करो। किसी भी नेता का सबसे बड़ा रोल होता है कि वो फोकस कर सके कि टीम का गोल क्या है और उसमें हर एक का क्या रोल है। अगर उसको कोऑर्डिनेट कर सके वो अपने आप में बहुत सफलता का कारण बन सकता। अब ये चीज मुझे मालूम होना चाहिए कि इस बच्चे के क्या हो, उसको मालूम होना चाहिए कि मैं उसके लिए क्या करूं। और ये कैसे आए, ये आता है कॉम्परेटरी, जब मैं अपने लोगों को जानूं, तो खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, कैसे करते हैं और मैं उसकी इज्जत करूं। अगर कोई वेजिटेरियन है और उसके ट्रूप्स नॉन वेजिटेरियन है, वो कहे नहीं जी कल से यहाँ पे सारे लोग जो हैं सिर्फ वो दाल भात और सब्जी खाएंगे। तो जो मीट खाता हो गया कहाँ किस गधे के साथ पाला पड़ गया। मैं तो मीट अच्छा भला खाता था, मुझे बहुत तगड़ा था और इसको गधे को कुछ पता नहीं है और ये अपना ऐसे ही आ गया चौड़े के चला रहा है। तो रैपो तब करेंगे जब मैं आपके विचारों की इज्जत करूँ, आप मेरे विचारों और हम लोग एक उसमें ऐसा क्रम बना सकते हैं जिसमें हम एक साथ। मैं आगे बताऊंगा इसका एक उदाहरण दूंगा, क्योंकि इसमें आवश्यक क्या है कि अगर मैं आपकी ताकत पहचानता हूँ, आपकी ताकत पहचानता हूँ, आपकी ताकत पहचानता हूँ, लेकिन मुझे आपकी कमजोरियां भी पता है। हो सकता है कि आप बहुत बड़े फोटोग्राफर हो लेकिन आप दौड़ने भागने में तेज न हो। ये बच्चा दौड़ने भागने में तेज, तो अगर मैं आपको लगा दूं कि आप दौड़ने भागने में काम करोगे, आप फोटोग्राफी करोगे, तो फोटोग्राफी का भी कचरा हो गया, दौड़ने भागने का भी कचरा हो गया। जिसको अंग्रेजी बोलते हैं ना स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। तो पेग भी नहीं लगेगा और फिर तरक्की भी नहीं होगी। तो आवश्यक क्या है, एक दूसरे को हमें नर्चर, हमें अपनी टीम के लोगों को तैयार करना है अपने काम।
पता भी मोटिवेट छोटी छोटी चीज़ों कि अगर कोई बच्चा जो है विचार उसके बहुत अच्छे हैं लेकिन उसकी भाषा नहीं, तो हमें क्या उसकी भाषा पे जोर देना। तो इसलिए वो रैपो बहुत जरूरी है। पहले तो लीडर और लेड के बीच में एक रैपो है, उस रैपो से उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है और उसको हम तैयार। एक भारतीय परंपरा है डायलॉग की डिस्कशन, ये आज के दौरान में बहुत कम है। तो लीडर की जो ताकत है वो तब है जबकि वो डायलॉग करने में, मानी शास्त्र की परंपरा है, शंकराचार्य का जमाने से चला आ रहा है, एक दूसरे को सुनने को तैयार हो सकता है हमारे विचार वैभिन्न हो, हम आपकी हो सकता है आप मेरी बात ना माने, हो सकता है मैं इनकी बात ना मानूं, लेकिन हम आपस में डिस्कस तो कर सकते हैं। तो ये हमारी एक परंपरा है, कोई अच्छा लीडर होगी जो इसको फॉलो करे। एक बहुत जरूरी चीज एक लीडर में इंटेलेक्चुअली इस समय के साथ उसको ज्ञान मिलेगा। आज की तारीख में जैसे टेक्नोलॉजी की जरूरत, अगर लीडर कहे कि टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, हम तो वही करेंगे जो हमने महाभारत या रामायण में पढ़ा वैसे ही ना, हम उसको समय को जानते ना आज के समय को जानते, तो कहाँ होगा हम वही करेंगे। फिर रिसोर्सेस का श्री राम का मैंने उदाहरण इस तरह से उन्होंने फॉलोअर स्टोन्स का या बालन का इस्तेमाल किया, श्री कृष्ण इस तरह से उनकी बहुत छोटी आठवां की बहुत छोटी, फिर भी उनको मालूम है कि इसमें स्ट्रेस पॉइंट कहाँ है, वहाँ पर उनको टैकल कर लिया तो हम जीत। अब मैं आपको सबने गणपति का चित्र देखा है कि नहीं देखा है? अरे बोलो यार, ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं मुंह कर शब्द बात कर रहा हूँ, आप लोग जवाब दो। देखा है ना सबने चित्र? आपके से कुछ साइंस के छात्र हो ऐसा करें, उस स्टेट को क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स में जैसे अनस्टेबल होता है, जहाँ ऊपर भारी हो नीचे हल्का हो, क्या होता है? अनस्टेबल स्टेट होती है। तो ग्रेविटी ऊपर हो गया तो जहां से उतर जाएगा। तो कोई धार्मिक भावना मैं सिर्फ मैनेजमेंट एंगल से कह रहा हूँ लीडर, लेकिन गणपति तो गिर जाना चाहिए, ऐसा नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि गणपति एक ऐसे लीडर जो उनका शरीर उनकी चार उस लीडरशिप को दिखाते, जो लीडरशिप सबसे इंटेलिजेंट एनिमल कौन है? हाथी। हाथी सबसे दिमाग वाला। मैं उदाहरण देता हूँ तो सुनने को मजा आएगा आप लोगों को। मैं रायवाला के पास से रोटी में पोस्टेड था और रायवाला में हमारे कैंप है, वो जो हाथी का राजा की बात है उनके रास्ते में, तो वहाँ क्या होता था जब हाथी निकलते थे उधर से, तो मालूम है कि इस टेंट के अंदर ये बोरी है, इसके अंदर रम की बोतल है, वो टेंट के अंदर जा करके वो रम की बोतल ही निकालता था, वो बाकी चीज कुछ नहीं निकालता था। ये देखिए दिमाग, तो हाथी सबसे ज्ञान, तो इस ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने एक रिफ्लेक्शन ज्यादा इंटेलेक्चुअली सामने, इसी का कॉम्बिनेशन क्या है? गणपति जब भी प्रतिमा देखोगे उसमें उनके हाथ की किताब हो, इसका मतलब उस शब्द के ज्ञान के साथ कि आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी वो उतना ही जानते हैं जितना कि पुराने। ओके ना ये आपने हवाई जहाज में देखा होगा कि विदाउट यू वो सेंसर होता है वो वेदर को पढ़ता है, तो ये सूट जो है कोई डेंजर आता है उसको पहचान सकता है। कोई भी कोई आपस में जरा बात कर रहा है, गड़बड़ बात कर रहा है, उसको सब सुनाई देता है, तो उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना अच्छा, लेकिन साथ ही उसका पेट इतना बड़ा है। पेट का मतलब ये नहीं है कि वो लड्डू खाते हैं, ये सब कहानियां बनाई गई है लोगों को समझाने के लिए। असली ये है कि वो सीक्रेट रख सकते। एक हमारे यहाँ एक कहावत है ना कि अब इसको पता है इसका पेट हल्का है, कहावत है कि नहीं? तो ये हल्का मतलब है कि वो सीक्रेट राजा का सबसे बड़ा लीडर का गुण है कि उसको बहुत से, अगर इस बच्चे ने मुझे कुछ बताया, इस बच्चे ने कुछ बताया, मैं इसकी बात उसको बता दूं, उसकी बात उसको बता दूं, पता चला ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं।
देते थे वो, तो मैं उनको करूँ। अभी सबके साथ अगर आप देखो, आंखें हमेशा छोटी। फिजिक्स में अगर आप ऑप्टिक्स में जाओगे तो उसमें देखोगे कि जो इंफिनिटी में जब फोकस करना होता है तो आप स्लिट का साइज छोटा करते हैं। इसका मतलब फोकस उनका कहाँ है? विजन, दूर तक, दूर दृष्टि। अब सवाल आता है छोटे पे क्या चूहा तो कुछ ही नहीं करता, चूहा काटता है। इसका मतलब उसके नीचे, किसी भी लीडर के नीचे बहुत से षड्यंत्र चल रहे हैं, उन षड्यंत्रों को काबू, ठीक है? तो वो उनको अपने आसपास के एनवायरनमेंट का अच्छा लीडर में एक होता है लॉयल्टी। अभी मैं प्रोफेसर चौधरी से बात कर रहा था कि लॉयल्टी होती है, आप जो है मेरा भाषण सुन रहे कि आपका डिसिप्लिन है, आपको ज्ञान देना मेरी लॉयल्टी आपके लिए। अगर आप ज्ञान से विरक्त रहे तो हमारे देशों का, हमारे सफेद पूछों का, हमारे सफेद बालों का कोई महत्व नहीं। जो मेरे पास ज्ञान है मैं आपको देके भी लॉयल्टी। तो जो लॉयल्टी और इनोवेटिव वो कहाँ से निकल गया? माँ ने बोला भाई मैं नहाने जा रही हूँ, इसको नहीं आना, तो विश्वासघात नहीं कर सकते, पिता गया उनको भी नहीं आता। उसी तरीके से जब उन्होंने बोला कौन महान है, तो हमने काट के तो वोट पे छोड़ के दुनिया का चक्कर मारने चल दिए। अभी चूहे पे ये कहाँ जाएंगे बेचारे, वहीं रह जाएंगे। उन्होंने अपने माँ बाप का चक्कर लगाया कि मेरी दुनिया में। तो ये जो नंबर करके आप लोगों को अच्छी तरह बात है लीडरशिप। अभी हम आते हैं असली गोल मिशन। एक इस लीडरशिप से, एक अपनी प्राचीन सभ्यता से हमें इसका क्या कोरिलेशन, एक वैल्यूज शब्द क्या है, मूल्य क्या है, एक्चुअली क्या है? किसी भी समाज का जो सबसे बड़ा होता है, उनकी जो विरासत है, उनकी सभ्यता है, उसके वो होता है। भारतवर्ष की सभ्यता बहुत प्राचीन सभ्यता। अगर आप गौर करो, हमारी समाज जो समावेशी सभ्यता है वो क्यों? क्योंकि समय के साथ बदलती है, तो उसमें बड़ा इनपुट है, इसलिए हमें बाकी हमारे जितनी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन की, चाहे बेबीलोनियन हो, चाहे पर्शियन हो, आखिरी सभ्यता जो हुई है वो है चाइना। कल्चरल रिवॉल्यूशन जो 1963-66 में हुआ है, 64 से 66 में, उन्होंने अपने मूल्यों को खत्म, एक नए पॉलिटिकल थॉट, बाकी जगहों पे इस्लामिक थॉट है, क्रिश्चियन थॉट। तो ये जो कल्चर है, इससे निकल के आती वैल्यूज। हमारी वैल्यूज क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु सब। हमारी दूसरी वैल्यू क्या है? निंदा तो नहीं, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए सत्य के साथ हम खड़े हो। हमारी वैल्यू क्या है? सत्य ब्रूयात्, सत्य बोलो, ये बोलो। तो ये जो हमारी वैल्यू है, वसुधैव कुटुंबकम, ये दुनिया एक पूरा एक ग्लोबल विलेज। लेकिन इसमें जैसे कि वो जोश मध्याबादी बड़ी अच्छी बात बोली, सबसे पहले मर्द हिंदुस्तान के वास्ते, हिंद जा उठे तो सारे जहां के वास्ते, मतलब पहले हिंदुस्तान एक हो, दुनिया। तो ये कल्चर से वैल्यू निकल गया। जो आपकी वैल्यू है वो आपका एटीट्यूड है। आज के में हम लोगों क्या है, एक संघर्ष चल रहा है, वेस्टर्न वैल्यूज को हम एक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अकबर साहब हैं, मान लो आजकल जो गोरे बोलते हैं उनकी बातों पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं, जबकि हम सबको पता होना चाहिए कि हम किसके वंशज हैं, हमारी विरासत क्या है। उनकी 300 साल पुरानी है, 1776 अमेरिका। इंग्लैंड की क्या है, 10वीं सेंचुरी के बाद फ्यूडल पीरियड, उसके पहले उनका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन हमारी सभ्यता क्या है, राखीगढ़ एक्सपीडिशन का पता चलता 10,000 से 15,000 साल। तो हमारी सभ्यता से हमारे उसमें अंतर है। तो उससे जो वैल्यूज निकलती हैं वो हमको एक एटीट्यूड जो हमारे कम होने लगा था पिछले कुछ दिनों में, वो ये आत्मविश्वास। क्योंकि हम जो है वेस्टर्न वैल्यूज में, तो आप अगर अपना जिसमें आपकी ताकत है छोड़ के अपनी कमजोरी पे जाने लगोगे तो आप लड़ाई में हारोगे। लड़ाई तो तब जीती जाती है कि हम अपनी ताकत पे काम करें, आप कमजोरियों पे काम करें, तब मैं लड़ाई जीतूंगा। मानते नहीं मानते? एक रूस में
कवि हुए, उनका नाम था येवगेनी येवतुशेंको। येवगेनी येवतुशेंको जो थे वो फिजिकली बहुत मजबूत थे। तो गरीब मोहल्ले में आप जैसे सब जाते गरीबों को पैदा होते हैं, जब निकलते तो उनको एक चमक लगा देते, बेचारे पिट जाते। तो उनको एक किताब जो कराते हैं, तो उन्होंने उसको पढ़ा, उनको लगा कमजोर आदमी भी की ताकत अपने अंदर की आत्मिक शक्ति पैदा कर सकता है, मजबूर को हाँ। उन्होंने उसके काम से कराते हुए दाव सीखे और उसको प्रैक्टिस की। अगली बार जब वो किसी ने उनको जबरदस्त मारने की कोशिश की, उन्होंने एक दाव लगाया और बंदा नीचे गिर गया, उसका हाथ भी टूट गया। अब वो क्या कहते हैं, तो उस दिन से येवगेनी येवतुशेंको को किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो आत्मविश्वास आता है, जो एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। कल्चर, कल्चर से आती हैं वैल्यूज, वैल्यूज से आती हैं एटीट्यूड, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसका जो कोई, इससे जो गुण होती है, कोर वैल्यूज होती है किसी भी समाज की, इंटेग्रिटी। एंड इंटेग्रिटी जब मैं बोल रहा हूँ, इंटेग्रिटी से फाइनेंशियल नहीं है, भाई ये भ्रष्टाचारी है, इसने पैसा इतना खा लिया। जो दिमाग से भ्रष्ट है, जो दिमाग से भ्रष्ट है, वो बड़ा भ्रष्टाचार। तो इंटेग्रिटी में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए दिमागी भ्रष्टाचार और वित्तीय भ्रष्टाचार, दोनों पे काबू होना चाहिए। ये कोर वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा क्या है, रिस्पेक्ट। अपनी इज्जत मुझे खुद करनी चाहिए। अगर मैं अपनी इज्जत नहीं करूंगा तो बाकी कभी नहीं करेगा। आपको कहा है तो बहुत ही मुझे कुछ नहीं आता, मैं एकदम बेकार हूँ, नालायक हूँ, तो आपको हाँ ये इतना गहरा है तो शायद वो भी नालायक होगा, इसको पहले सुना। तो एक अपने आप में आपको आत्मविश्वास होना चाहिए और दूसरों की इज्जत भी। कोई एम्पैथी, जो अपनी कंपैशन बोला, एम्पैथी, मुझे आपकी क्यों इज्जत। ये जरूरी नहीं है कि मैं आपकी पूजा करते हूँ, आप मेरे से छोटे हो, मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन छोटी भाई में एक इज्जत होती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं ऐसी एज में रहा हूँ जिसमें कि बहुत से साधारण लोग, और साधारण की एक आदत होती है कि उनकी नॉर्मल बोलचाल की भाषा है वो भी बड़ी अलग होती है। उसमें हर तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं जिनको हम नॉर्मल भाषा में उसको अच्छा नहीं बोलते। जब मैं गया तो बहुत नहीं आता, तो मैं तो अपना सादा भाषा में बात करता। एक दिन मैं गुस्से में आके 3-4 महीने करके किसी को उन्हीं की भाषा में बोला, मैंने आप साहब आप हमारे साथ पर गए। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब मैंने वो देखा और मैंने वो एक सूबेदार साहब, पुराने बुजुर्ग था, मेरे से छोटे, मतलब मैं अफसर था, वो सूबेदार साहब, उन्होंने आके मेरे से कहा, कहते साहब पहले आपकी भाषा अच्छी थी, अभी आपकी का बोलाना तो खुश हो गए। कहते थे इस दुनिया में सबसे अच्छा शब्द किसी इंसान के लिए उसका नाम हो, आप उसको उसकी ड्यू इज्जत हो, आपके लिए जाने। एक लीडरशिप का बहुत बड़ा कोर वैल्यू है कि आप मुझे आपको आपकी इज्जत देनी होगी। तीसरा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ये नहीं कि आप खेल में बहुत तेज हो जाए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एटीट्यूड पॉजिटिव। आखिरी तक इसमें मैं प्रोग्राम देता हूँ, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 76-70 ऐसे करीब होगा, उसमें भारत 3-0 से डाउन, आखिरी 5 मिनट में इंडिया ने 5 गोल मारे ऑस्ट्रेलिया और 5-3 से हम लोग मैच। मतलब आखिरी तक हिम्मत नहीं छोड़ी। तो वो अटल जी जो कहता है हार नहीं मानूंगा, रात नहीं मानूंगा, तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है वो स्पोर्ट्समैन से। दूसरा भारत का अपना रोल। अभी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सदाशिव राव क्यों हार गए? क्योंकि झंडा लेके खुद ही दौड़े। शिवाजी नहीं, क्योंकि अपने लोग को साथ जो टीम इसमें हर एक का अपना रोल होता है, वो रोल प्लान उस पर काम करना। दूसरा आप टीम का पार्ट होना। वो नेतृत्व विहीन है जहां लोग कहते अच्छा भाई तुम ये काम करके आओ। एक जरूरत है फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, ठीक है, तब जो है लोगों में जोश है। नेक्स्ट वैल्यू लिस्ट। नाउ वैल्यू लिस्ट, अभी वैल्यूज आपको पता चली। नाउ लेट्स सी
इसमें और नॉर्मल लीडरशिप में क्या अंतर है, वो मैं बताने का प्रयास करूँ। की क्वालिटी सबसे पहले सेल्फ। कोई भी समय में और देश, कोई भी जो समस्या का समाधान है, उसके लिए 3 चीजें आवश्यक। देश, काल, परिस्थिति, इन 3 चीजों से आप अपनी जो सोल्यूशन है वो ढूंढ सकते। और उसके लिए जरूरी है सेल्फ। अगर ये आजकल बहुत कोट किया जाता है, अमेरिका की स्टडी पे ऐसा बोला जाता है, अरे अमेरिका की समस्या हमारे जैसी है क्या, उनके लोगों का एटीट्यूड हमारे जैसा है? आज मैं पहुंचे हूँ, देखता कल भी मेरे पास मैंने कहीं एक किताब में लिखा है, तो उसको विजुअल में लिख के भेजा है कि इसमें बाकी देशों में क्या, अन्य किस देश में 18,000 की हाइट है जहाँ बात लड़ाई होगी, कहीं तो नहीं। तो हमें उनसे क्या सीखना, उनको हमसे सीखना चाहिए। तो ये जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है हर लीडर। दूसरा सेल्फ पार्ट, यस वी कैन, ये एटीट्यूड होना चाहिए, अरे होगा कैसे, मैं कर सकता हूँ। जो चीज एक उदाहरण देता हूँ भाई, मेरे और इस बच्चे में अगर है जिस काम को करने के लिए 70 साल के अनुभव के साथ में आधे घंटे में करूँगा, हो सकता है बच्चा 2 घंटे में करेगा। मेहनत करेगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहली बार मुश्किल पड़ेगी, दूसरी बार मुश्किल पड़ेगी, तीसरी बार सफलता मिलेगी। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ह्यूमिलिटी। जैसे जैसे बरगद का पेड़ बढ़ता है, आपने कभी देखा उसको नीचे झुकते हुए? तो जो ह्यूमिलिटी है, ह्यूमिलिटी का मतलब ये नहीं है प्लान के हाँ जी हुजूर माय बाप मालिक, नो। ह्यूमिलिटी ये है अपने अचीवमेंट्स के ऊपर खुद गर्व मत करो, दूसरों को बताने, आपको दूसरों की मदद के लिए तैयार करना है, ये एक ह्यूमिलिटी है। ये ह्यूमिलिटी मैं बहुत अपनी ताकत की बात नहीं करता, बाकी मेरी ताकत के लिए बात करने की बात। बैलेंस, कोई मैंने बोला कि ऐसे भी नहीं होना है, ऐसे भी नहीं, नो। बैलेंस अगर बना के रखोगे, वो एक वैल्यू बेस्ड लीडरशिप का बहुत बड़ा गोल है। सबको साथ में समझो। और डाइवर्सिटी हमारे देश में पर्टिकुलरली बहुत डाइवर्सिटी, भाषा की डाइवर्सिटी, धर्म की डाइवर्सिटी है, डेमोग्राफी की डाइवर्सिटी है, आर्थिक डाइवर्सिटी। क्या इस डाइवर्सिटी को साथ लेकर इसको मैं ताकत बना सकता हूँ, या ये हमारी कमजोरी? लीडर वो है जो उस डाइवर्सिटी को मैनेज करे। और कैसे मैनेज करेगा वो अभी अपने टीम मेंबर्स की वैल्यूज का, जैसे मैंने बताया मैं वेजिटेरियन हूँ और आप जो नॉन वेजिटेरियन हो, तो क्या है कुछ नहीं, कई बकवास है, मीट मिलता खाना में बंद, आज से मैं आ गया हूँ, बस सब लोग सब्जी खाएंगे। तो जरूरी ये है मुझे अपनी टीम की वैल्यूज पर विश्वास। 1857 में लड़ाई में क्या हुआ? एक कहा गया ये जो कारतूस है उसको आपको दांत से खा, उसको उन्होंने क्या बोला, इसमें जो या तो जो चर्बी है वो या तो शुगर की है या गौ मांस। तो हिंदू और मुसलमान दोनों खिलाफ हो गए। 1857 लड़ाई इसी पे हो, तो वैल्यूज में कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं? तो वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज की जाए, वो एक मसला है। इन वैल्यूज को क्या अपनी वैल्यूज में, आपकी वैल्यूज में ला सकते। जैसे मैंने वही उदाहरण दे रहा हूँ फिर आगे कि मैं वेजिटेरियन की नॉन वेजिटेरियन, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अरे भाई नॉन वेजिटेरियन खाना अलग करने लगे, मेरे लिए अलग खाना करने लगे, मैं सब लोग साथ मिलकर खाने की हम बात की ना। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आजकल एक होता है ना पॉलिटिक्स में, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो जो लाना है वो सिनर्जी और वैल्यूज। अगर ऐसा होगा समटाइम्स आप देखोगे कि आपके बंदे बियॉन्ड द कॉलम, जितना आपको काम बताया जाएगा उससे ज्यादा करेंगे, तो दिल से काम करें। फौज का उदाहरण होगा इसके बाद किस तरीके का, उसमें ये चीज क्लियरली सामने निकल गई।
सबसे वैल्यू बेस्ड प्रश्न अवेयरनेस। मुझे मालूम होना चाहिए कि हमारी टीम की क्या वैल्यूज है। दूसरा, उनको लगना चाहिए कि मैं जेन्युइन हूँ, ऑथेंटिक हूँ, मैं ऐसा कोई फेक नहीं हूँ कि आपको दिखा रहा हूँ कि मैं आपके सामने तो बोल रहा हूँ कि मैं वेजिटेरियन हूँ और वो लोग वेजिटेरियन और पीछे चुपके से वो क्या है, पीछे दिखा रहे वो गुजरात के फॉइल में नीचे लिखे रहे फोटो खा रहा है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड तीसरा, अकाउंटेबल। लीडर जहाँ जिस दिन बोलने लगता है कि जो सक्सेस मिली वो मेरी वजह से मिली है, लेकिन असफलता इसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, दो चीजें होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे सकता हूँ, डेलीगेट कर सकता हूँ, भाई मेरे बंदे में आप ये काम कर दो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी मेरी रहनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मेरे लीडर के तौर पर मेरी रहनी चाहिए, तब आप मेरी बात सुनोगे। कल को अगर सफलता नहीं मिली, मैं कहूँगा मेरे कंधे चौड़े हैं, मैं खड़ा होकर बोलता हूँ मेरे से गलती हो। अब मैं एक आपको छोटी सी केस स्टडी दूंगा कि हिंदुस्तान की फौज में कैसे काम, हिंदुस्तान की फौज में कैसे काम। आप सबने मनोज पांडे का नाम सुना, कहाँ के रहने वाले थे, सीतापुर और लखनऊ में सैनिक स्कूल से पढ़े। यूनिट क्या थी, दूरदास, तो लेकिन सक्सेसफुल रहे। तो ये जो होता है यूनिट में कि आप कहीं के भी हो, आपकी वैल्यूज और यूनिट की वैल्यूज आप कैसे सिनर्जाइज कर सकते हो। पहली चीज इंटेग्रिटी। किसी भी लीडर में वो जो लीडरशिप का पहले मैंने बताया मॉरल एंड फाइनेंशियल दोनों इंटेग्रिटी लीडर में ये नहीं हो कि यूनिट का पैसा अपना पैसा समझ के इस्तेमाल किया और खा गए, जिस दिन हो उस दिन वो कुछ सुन गए। दूसरा, इंटेलेक्चुअल। साथ साथ आप देखिए, साहब ने इतना बड़े बारे बताया, मैं आज आपको बताता हूँ, जब फौज में गया था तो सिर्फ 12वां पास, 12th पास था, ये सब कुछ नहीं पढ़ा लिखा था मैं। फौज ने मुझे मौका दिया और जैसे जैसे मौका बढ़ता गया, मैं उसके बाद जो है तो मौके दे दिए, जिससे कि मेरा इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़े और इंटेलेक्चुअल इक्विटी बढ़े। अगर इंटेलेक्चुअली बढ़ा तो फौज को फायदा होगा, तो ये फौज ने उनको मौका दिया जाए इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। उसमें ये भी बैगन की नौकरी नहीं की जाती, आज से बहुत से लोग बैगन की नौकरी करते हैं। कल तक एक नेता जो है तो अखिलेश यादव जी की बहुत भक्त होंगे, कल वो दूसरी पार्टी में आ गए तो उस पार्टी का एक झंडा उठाने लगे। इसका मतलब है इंटेलेक्चुअली आप डिसऑनेस्ट, और डिसऑनेस्ट रास्ते में कोई वैल्यू नहीं। तीसरा, रिस्पेक्ट सेल्फ और सबऑर्डिनेट, जो काफी बात कर चुके। यहाँ पे क्या है, जेसीओस को हमारा साहब कह के बुलाया जाए। एक ऑफिसर जेसीओस को, जो सुबेदार मेजर साहब, नायब सुबेदार साहब को साहब कहे, क्योंकि आप उनको उनकी ड्यू इज्जत दे रहे हो, उनके अनुभव की, उनकी उम्र की इज्जत दे रहे हो। वो भी आपको साफ बोल रहे, आप भी उनको साफ बोल रहे, ठीक है। उनके घर की आप उनको इज्जत दे रहे हो। कमांड से रखो कैसे हो। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है स्पोर्ट्स। जब नंगा बनियान फुटबॉल का गेम खेला जाता है या बास्केटबॉल का खेला जाता है, तो उसमें एक टीम जो है कपड़े उतार अपनी बनियान उतार देती है, तो नंगा टीम हो जाती है, दूसरी बनियान पहले रहती है, वो बनियान टीम होती है, और धक्का मुक्की का खेल खेलते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की उस लीडर की रिपोर्ट दे जाती है, वो कहते हैं हाँ ये लड़का ठीक है, उसने धक्का, हाँ साहब आज आपको तो रगड़ दिया, चलो आज चाय पिलाओ। जब ये बातें होने लगती हैं, जिस दिन आपके पास, कल मैं गया था यहाँ पे मेरे साथ से मिला, तो कहते उनके पिताजी बीआरसी, तो किसी को पता किसी पार्टी में गए तो उनको एक कोई ऑप्शन बुलाना था, उसको बताया गया कि फलाने ब्रिगेडियर रावत साहब, और इनके फादर जो थे वो डबल स्ट्रीट रेजिमेंट के थे। तो वो 80 वर्ष का बुजुर्ग पुराना बुढ़ा अफसर आया तो सलूट मारा और इनके गले में लगा, कहता है साहब आपके पिता के आज भी सर, वो रैंको कैसे बनती है, लीडिंग फ्रॉम क्या बोला था मनोज पांडे ने
या तो मैं अगर पहले मौत आ गई तो मैं मौत को खत्म कर दूंगा सबसे आगे कर सकता, या तो झंडे पकड़ गया होगा या झंडे में लिपट गया होगा। अभी तो भी जितने भी हैं ये सब वही थे लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। तो हमारे यहाँ इसीलिए कारगिल की लड़ाई में ज्यादातर जो यंग ऑफिसर्स थे, हर लड़ाई में हमारे जो फ्रंट पे डाइवर्सिटी को कैसे मैनेज करें। मैं एक यूनिट जानता हूँ, मेरे मित्र उन्होंने उसको कमांड किया, बस मुश्किल से 2 मिनट और। तो उन्होंने क्या किया कि उसको जो थी राजपूत रेजिमेंट 16 राजपूत, उसमें ज्यादातर लोग थे मंगलवार के दिन व्रत शिव साहब थे, लेकिन शिव साहब भी व्रत करते थे, पूरी यूनिट का उन्हें व्रत होता है। जनरल हसनैन जो आप लोग देखते हो अखबारों में नाम सुनते हो, जनरल अता हसनैन साहब, वो मुस्लिम हैं और गढ़वाल रेजिमेंट के हैं। आज दिन कुछ सुन तो वो आपको नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम नहीं बोलेंगे, जय बद्री शाह आगे बद्रीनाथ में जाके दर्शन करें, क्योंकि उनके ट्रूप्स का धर्म हो। मैं क्यों किस घर से कहता हूँ मैं हिंदू, लेकिन मुझे आरती से अरदास ज्यादा अच्छी तरह आती है क्योंकि ट्रूप्स सरदार सिमरजीत वैल्यूज कहने का ये जो भी पॉइंट बताया, मैं यहाँ समाप्त कर, किसी का कोई प्रश्न हो तो ये मेरा सौभाग्य हो, और जरूर अगर नहीं सुना तो मुझे बड़ा अफसोस होगा किसी को प्रश्न साथ ही कुछ नहीं समझ में कोई प्रश्न। इसका मतलब मेरा पूरा प्रयास पिछले 40-45 मिनट का व्यर्थ गया है, ये कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ बोलो बोलो, अरे बोलो और सुन ले। जो लीडरशिप का क्वालिटी आपने बताया, और जो लीडर हमारे देश में है, यानी कि राजनीतिक लीडर, वो इससे अलग है क्यों, वो इससे विचारधारा में आते क्यों नहीं? अब ये तो उनसे पूछने का सर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि हम लोगों को जब हम चुनते हैं अपने लीडर, तो हमको चुनना चाहिए ये नहीं कि वो हमारी जात का है, वो हमारे धर्म का है, वो हमारे गांव का है। हमको अपना लीडर चुनना चाहिए उसकी योग्यता है। कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले ऐड देखा था, उसमें एक नेता गए हैं, सुबह सुबह को बैठा चाय पीना, उससे कहना आपका वोट खींचने आए, वोट लेने आए हैं। तो उनका पहले बताइए आप क्वालिफिकेशन क्या है, उनका क्वालिफिकेशन ये क्या होगा। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा काम हम आपको दे रहे हैं कि आप हमें रिप्रेजेंट करो, और आपको ये भी नहीं मैं जानूँ कि आप लोग किस लिए हो, तो आपको किसने वोट दूंगा। तो जिस दिन हम सबको ये हमारे ये नए जवानों की चीज हुई थी, उसी को दो जो भ्रष्टाचारी ना, उसी को वोट दो जो धर्म समाज भाषा इन सबसे ऊपर। तो पॉलिटिकल लीडर जो है, मैं मानता हूँ कि वो आज के जमाने में उसको मतलब मायोपिया से ग्रसित, वो सिर्फ अगले इलेक्शन में वो काका हाथ में की कविता थी, वही सही है। वोट खींच नेता बन बैठो, वोट खींच नेता बन बैठो, स्वार्थ सिद्ध करे, वो अपने ही फायदा करे। आप एक चेक करना, जितने नेता हैं उनमें से किसी पिछले 5 साल में, जब से लास्ट एफिडेविट इलेक्शन हुई, उससे क्या आमदनी घटी है? कोई आमदनी का जरिया नहीं है, लेकिन इनका धन संपत्ति बढ़ जाती है करोड़ में। वोट खींच नेता बन बैठो, स्वार्थ सिद्ध करे, हाथी घास फूस को तरस रहे, आप लोग सब हाथी हो, आप घास फूस को तरस रहे, गधा टूस चढ़े, कर्म गति चारे नहीं। तो जिस दिन आप उस नेता को रिजेक्ट कर दो, कल तक वो कांग्रेस के झंडे उठा रहा था, आज वो बीजेपी के झंडे उठाने लगा,
कल वो सपा का झंडा उठाने लगे, परसों सपा का झंडा उठाने लगे। तो वो मौका दे रही है, उनको दूर करो, सही आदमी को चुनो, क्योंकि वो तो हमारे लीडर हमने चुना है, गलती उनकी नहीं है। वो तो चोर पहले से थे, चोर को चुना हमने, तो जिस दिन हम सही आदमी को चुनने लगेंगे अपने आप को सही। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ सर, अभी आपने जो लीडरशिप के क्वालिटीज बताई हैं, मेरा प्रश्न ये है कि उसको हमें स्टूडेंट्स में और आने वाली जनरेशन में कैसे इनकलकेट कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। हम कैसे? सबसे देखिए, जो छात्र होते हैं, बचपन से जो छात्र होता है, उसको तो 3 इन्फ्लुएंस बहुत इम्पोर्टेंट है। एक उसकी माँ का इन्फ्लुएंस, एक उसके परिवार का इन्फ्लुएंस, तीसरा उसके भोजन का इन्फ्लुएंस। जिस दिन उसको पता चलता है कि जो टीचर है वो कह रहा है जहाँ क्लास में नहीं करो, मेरे पास ट्यूशन आना है, मैं सब लेकर सब बताती हूँ, अब क्या कहते हैं? माँ पिताजी घर में कह रहे हैं बेटा घर की बनी, बाहर जाके कह दो कि पापा घर में नहीं है, या वो सुन रहा है कि सर आई एम इन कॉन्फ्रेंस, बिस्तर में लेटा हुआ है, आई एम इन कॉन्फ्रेंस। मम्मी कह रही है या दादी जो है ठीक है यार, बहुत कोशिश करती हैं कि दोस्तों के साथ पूरा घूम। तो ये वैल्यूज है, जब तक सही वैल्यूज नहीं पहुंचेगी बच्चों को, लीडरशिप तो आएगी ही नहीं। इसके लिए सबसे जरूरी सेल्फ रिफ्लेक्शन, बार बार आप सोचो। दूसरा, उसकी समस्या समझो। अभी कोई बच्चा आपके पास बैठ गया, वो डरी से नहीं हो सकता है उसके साथ किसी ने बदतमीजी की हो, चाहे घर में की हो, मोहल्ले में की हो, तो जब तक आप उससे रैपो नहीं बनाओगे, वो आपके पास मैं आपको बताता हूँ, मैं एक यंग ऑफिसर बिल्कुल 20 साल में आई हूँ, एक दिन 8-9 महीने की नौकरी की बात हुआ, 1975 में एक लड़का आया, उसने कुछ समस्या बताई। क्या समस्या बताई? कि उसकी और उसकी बीवी के बीच में कुछ किशमिश, एक भारतीय समाज में होता है, उसकी माँ और बीवी में किशमिश हो रही है, उसको डिलेमा में। अब जब उसने ये प्रश्न पूछा 20 साल के लड़के से जिसकी अपनी शादी ना हुई हो, जिसको अपने कुछ पता ना हो, वो क्या जवाब देता? मैंने उसको बोला अच्छा ऐसे करो, आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तुम कल आए। फिर अपने सूबेदार साहब बुलाए जो बुजुर्ग होते, और अपने अफसर को बुला बात की। उस अफसर का भी वो भी हमसे 2 साल ज़्यादा सीनियर से मैं क्या बोलता हूँ तो मुझे झाड़ देता सूबेदार साहब। तो पहला उसको पूछा, उसने साहब जवाब ने आपसे ही कहा, मैं कभी सुधार जो आता है बता आपको बताया, मैं आपके हाथ टच करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, हाथ मिलाया। कहते हैं इसका मतलब आपकी उससे रेपो कर दी, उसको लग रहा है कि ये साहब मेरा काम कर सकता है, इसलिए आपके पास आया है समस्या का समाधान। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि रेपो वो कैसे बनेगी? जब आप आइडियल हो अपने कंडक्ट में। अगर नहीं चोरी करने लगूंगा तो अपने बच्चों को मैं क्या वैल्यू दूंगा? अगर नहीं गलत काम करने लगूंगा तो मैं टीचर होकर घुसाऊँ क्या? मैं नीट का एग्जाम चोरी भगाने से पास करके आया हो तो कैसे काम कर सकूंगा? या मैं प्रमोशन चाहता हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। तो अगर मेरा कॉन्सेप्ट सही होगा तो लोगों में अपने आप विश्वास आएगा। विश्वास आने से क्या होगा? रेपो बने। रेपो बनने से जब आप उसको बोलोगे उसको आप मोटिवेट कर सकोगे, फिर आप उसकी बोलकर नर्चर कर सकते हो, उसकी स्ट्रेंथ देख रहे हो, उसकी वीकनेस देख रहे हो। तो बेटा तुम इसमें काम करो, तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है, तुम्हें अंग्रेजी में काम करने की जरूरत है। नहीं तुम्हारी लिखना में शक्ति कम है, तुम्हें लिखने पे और जोर देना चाहिए। तुम्हें गणित नहीं आती है, तुम्हें गणित का इस तरह से तुम्हारा लॉजिक नहीं है, तो तुम्हें कहते उसकी कमजोरियां ढूंढो, ये तुम्हारी ताकत है, इसको इस तरह से आप लीडरशिप उनमें वो डेवलप कर सकते। आशा है मेरे प्रश्न मेरा उत्तर आपके प्रश्न उत्तर दे। अंतिम प्रश्न किसी का होगा? हाँ सर, लीडरशिप में आगे सबसे ज्यादा नेपोटिज्म है सर, नेपोटिज्म। हाँ नेपोटिज्म तो उसको दूर कैसे कर सकते हैं? हाँ देखिए, आपने वो प्रेमचंद की कहानी पढ़ी, 5 पंच वाली कहानी पढ़ी है, प्रेमचंद, वही प्रेमचंद।
आज पढ़ना उसको नेपोटिज्म कहाँ से आता है? जबकि मुझे अब आत्मविश्वास नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, अपने साथ एक झूठ क्रिएट करनी पड़ी। और ऋतिक गांधी पिक्चर देखती शिवाजी नहीं देखती, कुछ नहीं है, रुपये तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उसमें वो कहता है झुंड में तो सूरज आते हैं, शेर अकेला चले। तो जिस आप झुंड में चलोगे, झुंड कब होता है? जब आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास है। शेर में आत्मविश्वास होता है तो शेर कभी झुंड में नहीं चलता। तो आपको आवश्यकता है, और ये मजे की बात है कि हम लोग कहते हैं कि भाई कि वो ब्राह्मण नेता है, वो क्षत्रिय नेता है, वो फलाना यादव नेता है। अगर आप डिटेल में जाओ, इनमें से कोई आपकी कोई मदद नहीं करता। मैं एक नेता को जानता हूँ जिन्होंने कहा कि मैं अनुसूचित जनजातियों के लीडर हैं। वो कुर्सी पे बैठ के खाना खाते और उनके जो साथी हैं वो नीचे उनके साथ वो खाना खाते। तो कैसे करें? तो कोई मदद नहीं करता, सब अपनी मदद करते। तो लीडर वही है जो इन सबसे ऊपर है। और भी क्या, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मेरा एक जवान था, उसके बहुत अच्छा जवान था, तो उसके बच्चे का एडमिशन सेंट्रल स्कूल में कराना। तो हमने कहा मैं कह दूँगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं, सब मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। मैंने कहा फिर मेरे पास कल नहीं बताने आया था कि साहब मुझे थोड़ा छुट्टी। मैं तुम्हारे इतने कॉन्फिडेंट कैसे बच्चे? कहता है कि मैं साहब अनुसूचित जाति मेरे शेड्यूल कास्ट का हूँ तो मुझे एडमिशन मिल जाएगा रिजर्वेशन। आप उस दिन तक मैं नहीं जानता। वो लड़का जवान से हवलदार तक मेरे साथ था, मैं नहीं जानता। तो जब नेता इस तरह से करेगा उसका विश्वास पैदा हो। तो नेपोटिज्म जो है अपने छोटे से एरिया में आप करो। मेरी बेटी आज भी मेरे से नाराज है। जब वो चौथे पढ़ती थी, अभी वो PhD कर चुकी है, कि जब चौथे में थी और म्यूजिक कॉम्पिटिशन में उसको फर्स्ट नहीं किया, तो वो नाराज है, आज तक मेरे से नाराज है। बोले उसको कहते हैं ना कि अकेले चलो, न्याय पदाओ प्रवचलन बदलता दिखेगा जो मैंने किया था। तो वो जो है जब आप चलोगे तो अपने आप रास्ता से समय का अभाव है। तो मैं सिर्फ ये चार जो आजकल के थॉट लीडर है अनादिकाल से अभी तक, उनका मैं आपको चार में थॉट बताता हूँ। एक जो मैं अभी बोल रहा था, आप न्याय के रास्ते पे जब चल रहे हो तो उसमें कोई वो नहीं है कि कौन आगे है कौन पीछे, उस पर कदम कभी डगमगाने नहीं चाहिए। आत्मविश्वास रखो, सत्य की हमेशा जीत हो। दूसरा, जब एक लीडर बहुत अच्छा लीडर है जिसकी प्रेजेंस ना फील हो, उसकी एब्सेंस में काम हो जाए। कि चाइनीज लाओजो जो इन्होंने बोला है, जो उनका है भाई, वो लीडर वही है कि जो लोगों को इस तरह से प्रेरित कर सके अपना काम खुद करने लगे। इसका मतलब मोटिवेशन जो मैंने उसमें बोला ना, ये वो बोलो। तीसरा, एक आइजनहावर हुए, प्रेसिडेंट हुए यूनाइटेड स्टेट्स के, उसके पहले बहुत बड़े फौज के लीडर। उन्होंने क्या बोला, वैल्यूज लीडरशिप वो आर्ट है जिसमें कि जिससे आप काम करा रहे हो उसको लगने लगे कि वो काम कर रहा है तो वो करना चाहता। तो ये मोटिवेशन जो है, ये लीडरशिप, वैल्यू लीडरशिप का एसेंस है। और फाइनली बिल गेट्स, जिसका नाम आप सब जानते हो, उनका कहना है कि अगली सेंचुरी में जो वैल्यूलेस लीडरशिप की लोग टू एम्पावर अदर्स। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर मेरे छात्र एम्पावर हो गए तो मैं एम्पावर हो जाऊंगा। मेरी लीडरशिप तब है जबकि आप अपना काम ठीक से करें। आप देखो इनमें सबका आपस में थ्रेड हो ही है। यही ऐसा नाम कह रहे हैं कि उसको लगने लगे वो मेरा काम, उस काम को वो करने लगे। यही तो बिल गेट्स कह रहे हैं। कई लाओजो ने बोला कि वो काम अपने आप ही कर रहे हैं, और पहले भी उन्होंने कहा कि किसी से डरने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। और ये इस पर अपना पता भी दे रहा हूँ, किसी को अगर कभी आवश्यकता हो तो किसी भी प्रश्न का उत्तर देंगे आपको। अरे आपके पास मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आपने मौका दिया। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके व्याख्यानों को सुनना आप लोग प्रारंभ करते हैं
तो उससे हम लोगों का मन नहीं भरता, लेकिन समय की बाध्यता को देखते हुए व्याख्यान को समाप्त करना पड़ा। और इसी क्रम में मैं आगे आभार ज्ञापन के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार चौधरी जी को आमंत्रित करता हूँ। आभार। आज सब दिवसीय व्याख्यानमाला के तीसरे दिन मंच पर उपस्थित परमादरणीय मेजर जनरल अतुल कुमार चतुर्वेदी जी, संचालक दुबे जी, सम्मानित शिक्षक और प्रिय विद्यार्थी, हम सभी लोगों ने अभी मूल्य आधारित नेतृत्व विषय पर जनरल साहब से बहुत ही सरल ढंग से नेतृत्व की व्याख्या सुनी। हम लोग उससे लाभान्वित हुए। आगामी भविष्य में भी हम लोग आपके विचारों से लाभान्वित होते रहेंगे। इसी आशा विश्वास से मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं महाविद्यालय की छात्राओं को वंदे मातरम के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप सभी लोग अपनी जगह से करें।